हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आरबीएससी ने मॉडल पेपर जारी किया है। मैं उसका बहुत ही सरल शब्दों में हल लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छी ढंग से समझाने की कोशिश की गई है। 2 भाग में है ये। दूसरे भाग के लिए लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और मैसेज भी कीजिएगा। आपको अग्रिम शुभकामनाएँ। आइए शुरू करते हैं मॉडल प्रश्न पत्र का हल। पहला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। 4 उत्तर में से सही उत्तर है CaCO3। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। दूसरा प्रश्न है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। इसका सही आंसर है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया है Fe+2HCl = FeCl2 और H2 गैस बनती है। तीसरे प्रश्न में कोई धातु यानी तत्व के लिए पूछा गया जो कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलेयी है। यह तत्व कौन सा हो सकता है। इसका सही आंसर है कैल्शियम ए, क्योंकि कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। इसका गलनांक उच्च होने के साथ ही ये जल में घुलनशील भी है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अगला प्रश्न है, धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। यहाँ पर 4 धातुएं हैं, जिंक, पोटेशियम, गोल्ड और कॉपर। तो इसका सही आंसर होगा पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम के बाद में जिंक, जिंक के बाद में कॉपर, कॉपर के बाद में गोल्ड कम क्रियाशीलता के अनुसार रखी गई है। अगला प्रश्न है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें सहसंयोजक आबंधों की संख्या कितनी है। 6, 7, 8 या 9। इसका सही आंसर होगा 7, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में एक सहसंयोजक बंध होता है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 6 सहसंयोजक बंध इसमें होते हैं। अगला प्रश्न है, बेंजीन की संरचना क्या है। यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं। हम जानते हैं कि बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं जो कि हेक्सागोनल या षटभुज के रूप में होते हैं। प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है और कार्बन कार्बन के बीच में एकल और द्विआबंध होते हैं। इस प्रकार की संरचना को केकुले संरचना कहते हैं। अतः उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न है, परागकोश में होते हैं बाह्य दल, अंडाशय, अंडक या परागकण। इसका सही उत्तर होगा द परागकण, क्योंकि ये फूलों में नर जनन कोष परागकण के अंदर ही पाए जाते हैं, इसलिए। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन या बडिंग द्वारा किसमें होता है। अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लेशमानिया में। इसका सही उत्तर है ईस्ट व खमीर में। अगर यहाँ विकल्प में हाइड्रा होता तो भी सही माना जाता, क्योंकि हाइड्रा में भी मुकुलन द्वारा जनन होता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए या उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसके अंदर सारे के सारे जो कार्य दिए हैं ये सभी मस्तिष्क करता है, इसलिए मस्तिष्क उपरोक्त सभी के लिए उत्तरदायी है। सही उत्तर होगा द। अगला प्रश्न है, रासायनिक समन्वय देखा जाता है पादप में, जंतु में, पादप व जंतु में तथा उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे सही उत्तर होगा सह। पादप और जंतु दोनों के अंदर रासायनिक समन्वय देखा जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है। इसका सही आंसर है 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण पाए जाते हैं। इसका उत्तर है ए 7। ये कलर होते हैं बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसको बेनी आह पिनाला या विबग्योर से भी याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। यह विकल्प है I²R, IR², VI V²/R। इनमें से IR² जो विद्युत शक्ति का सूत्र नहीं है, अतः उत्तर होगा ब। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक है ओम,
वोल्ट, एम्पियर या वॉट? इसका सही उत्तर है ए ओम। इसको ग्रीक अक्षर ओमेगा से दर्शाया जाता है और इसकी परिभाषा होती है, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर वोल्ट का विभवांतर 1 हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? देखिए, सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हर स्थान पर समान रहती है और क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है, अतः इसका उत्तर होगा द सभी बिंदुओं पर समान होता है। अगला प्रश्न है, चित्रानुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? देखिए, यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम काम करेगा और इसके अकॉर्डिंग धन आवेश के लिए बल कागज के भीतर की ओर होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन जो कि ऋण आवेशित होता है कागज के बाहर की ओर होगा, अतः उत्तर होगा स कागज से बाहर की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? देखिए, यहाँ पर उत्पादक शाकाहारी और सर्वाहारी जो दिखाई दे रहा है वो ब के अंदर है, घास, बकरी और मानव, अतः उत्तर होगा ब। बहुविकल्पी प्रश्नों में अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? इसका मतलब होता है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सड़ गलकर नष्ट हो जाते हैं ऐसे पदार्थ। ऑप्शन स में है फलों के छिलके, केक और नींबू का रस, जो कि निम्नीकरणीय पदार्थ है, अतः सही उत्तर होगा स। अगले 6 प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति के हैं जो सभी 1-1 मार्क्स के हैं। पहला प्रश्न है, शुद्ध जल के पीएच का मान क्या होता है? इसका मान होता है 7। दूसरा प्रश्न है, अम्ल व धातु अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। अगला प्रश्न है, एक इक्वेशन को पूरी करनी है, 6CO2 + 12H2O सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के अंदर मिलकर क्या बनता है? C6H12O6 बनता है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता के जनक ग्रिगोर जोहन मेंडल हैं। ऐसा कौन सा प्राणी है जो कि अपना लिंग बदल सकता है? उसका आंसर है केंचुआ। अगले प्रश्न अति लघुत्रात्मक हैं जो 1 नंबर के हैं। पहला प्रश्न है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए, संयोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक ही नया पदार्थ बनाते हैं, अर्थात इस अभिक्रिया में केवल एक उत्पाद बनता है। एग्जाम्पल देखें तो जैसे CaO + H2O CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कैल्शियम और पानी मिलकर बनाते हैं, इसलिए इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर है, जब विलयन में H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है तो विलयन अम्लीय होता है। यदि H+ आयन की सांद्रता कम होगी तो विलयन क्षारीय होगा, और जब H+ और OH- की सांद्रता समान होती है तो विलयन उदासीन होता है। अतः हम कह सकते हैं कि H+ आयन की सांद्रता बढ़ने से विलयन अधिक अम्लीय और घटने से अधिक क्षारीय हो जाता है। अगला प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? इसका उत्तर है कि वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है Al2O3 जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ZnO, जिंक ऑक्साइड इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में लैंगिक हार्मोन के नाम बताइए। ये पुरुष और स्त्री में अलग अलग होते हैं। पुरुष हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन होता है, जबकि स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन होता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? इसका आंसर है, आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह इसलिए दी जाती है
क्योंकि आयोडीन थायरोक्सिन नामक जो हार्मोन होता है उसके निर्माण के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसकी कमी से घेंघा नामक रोग हो सकता है तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास में रुकावट हो सकती है। अगला प्रश्न है, मानव में लिंग निर्धारण का चित्र बनाइए। देखिए, माता और पिता दोनों के जो गुणसूत्र होते हैं, माता के द्वारा XX और पिता के द्वारा XY क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र आते हैं। यदि माता का X और पिता का X मिलता है तो स्त्री यानी कि जो संतति होगी वो मादा होगी, और अगर माता के द्वारा X क्रोमोसोम और पिता के द्वारा Y क्रोमोसोम मिलता है तो वहाँ पे XY यानी कि नर यानी कि पुरुष संतति पैदा होगी। माता के पास हमेशा XX गुणसूत्र ही होते हैं, जबकि पिता के पास एक X और एक Y गुणसूत्र होता है। अगला प्रश्न है, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र लिखिए। देखिए, दर्पण और लेंस सूत्र दोनों के अंदर वस्तु की दूरी U से प्रतिबिंब की दूरी V और फोकस दूरी F के बीच में संबंध दर्शाया जाता है। जहाँ पर दर्पण सूत्र में 1/f = 1/v + 1/u लिखते हैं, जबकि लेंस के सूत्र में 1/f = 1/v - 1/u लिखते हैं, यानी कि इसके अंदर मुख्य अंतर चिन्ह का होता है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। देखिए, लेंस की क्षमता वह राशि होती है जो ये बताती है कि लेंस प्रकाश किरण को कितना अभिसारित यानी कि एक बिंदु पर ला सकता है या अपसारित यानी फैला सकता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार से होगी कि लेंस की क्षमता P उसके फोकस दूरी F के व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी कि P = 1/f। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ एवं साधित्रों में सामान्यतया उपयोग होने वाले एक सुरक्षा उपाय का नाम लिखिए। देखिए, विद्युत परिपथ एवं उपकरण को सामान्यतया जो सुरक्षा उपाय करते हैं वो होता है फ्यूज का प्रयोग करना। फ्यूज अधिक धारा प्रवाहित होने पर पिघलकर परिपथ को तोड़ देता है, जिससे उपकरण सुरक्षित रहते हैं। अगला प्रश्न है, MRI का पूरा नाम लिखिए। देखिए, MRI का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसे हिंदी में चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग भी कहते हैं। यह मशीन के द्वारा एक तकनीक होती है जो शरीर के अंदर की विस्तृत तस्वीरें बनाती है। अगला प्रश्न है, ओसी स्तर किसे कहते हैं? उत्तर इसका इस प्रकार लिख सकते हैं, ओसी स्तर एक खाद्य श्रृंखला या पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की वह स्थिति या चरण होता है जहाँ वे ऊर्जा और पोषण प्राप्त करते हैं। इसमें उत्पादक के रूप में पौधे होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं और द्वितीय उपभोक्ता के रूप में मांसाहारी और सर्वोच्च उपभोक्ता भी शामिल होते हैं, जो कि ऊर्जा को एक स्तर से दूसरे स्तर पर हस्तांतरण करते हैं। जैसे घास पौधा उत्पादक के रूप में है, हिरण शाकाहारी है और शेर मांसाहारी के रूप में उपभोक्ता है। अब हम लघुत्रात्मक प्रश्न जो कि 2 नंबर के हैं उनको हल करेंगे। इससे पहले आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में लिखिएगा। लघुत्रात्मक का पहला प्रश्न है, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। देखिए, लोहे पर जंग लगता है हवा और नमी से। हवा और नमी के प्रभाव से लोहा आयरन ऑक्साइड बना देता है, जिसको जंग लगना कहते हैं। इसे बचाने के लिए पहला पेंट या ग्रीस लगाकर बचा सकते हैं, दूसरा इसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाकर भी बचा सकते हैं, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, साइक्लोपेंटेन का सूत्र एवं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। देखिए, साइक्लोपेंटेन का सूत्र होता है C5H10। 5 कार्बन और 10 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। इसकी संरचना एक पंचकोणीय वलय वाली होती है, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा होता है और सभी बंध एकल सहसंयोजक प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखें तो इसमें कार्बन कार्बन बंध होते हैं जो कि 2 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दर्शाए जाते हैं, और कार्बन हाइड्रोजन बंध होते हैं वो भी 2 इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ही दर्शाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं?
तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, जिन्हें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से रंध्रों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, और जल को मिट्टी से जड़ों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। पत्तियों में मौजूद पर्णहरित होते हैं, जो कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, और इससे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। अगला प्रश्न है, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है? देखिए, पादपों में यह एक प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे प्रकाश स्रोत की ओर मुड़ते या बढ़ते हैं, जो मुख्य रूप से ऑक्सिन हार्मोन के असमान वितरण के कारण होता है। तने का ऊपरी भाग प्रकाश की ओर मुड़ जाता है, जिसे धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, जबकि जड़ें प्रकाश से दूर मुड़ती है, जिसे ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ऑक्सिन हार्मोन के कारण छाया वाले भाग में वृद्धि तेज होती है और पौधा प्रकाश की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है? तो देखिए, डीएनए की प्रकृति या कॉपिंग जनन के लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि आनुवांशिक गुण माता पिता से संतान में सही स्थानांतरित हो सके, जिससे नई पीढ़ी को समान गुण मिले और जीवन की निरंतरता बनी रहे। यह कोशिका विभाजन के दौरान हर नई कोशिका को पूरा डीएनए सेट देता है, जो वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। डीएनए में जीव के सभी गुण जैसे रंग, बनावट होते हैं। प्रतिकृति के माध्यम से डीएनए की हूबहू कॉपी बनती है, जो नई संतति में जाती है ताकि वह अपने माता पिता के समान दिखे। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं, जैसे वाहनों में साइड या रियर व्यू मिरर के रूप में, जो पीछे दिखने वाला दर्पण होता है, जो विस्तृत दृश्य देता है। दूसरा, सुरक्षा दर्पण या सिक्योरिटी मिरर के रूप में, जैसे एटीएम, दुकान, चौराहे आदि पर लगाए जाते हैं, ताकि एक बड़े क्षेत्र की निगरानी कर सके और इससे दृश्यता बढ़ती है। ये दर्पण हमेशा छोटे वस्तु को छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, जिससे अधिक क्षेत्र कवर होता है। अगला प्रश्न है, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है? देखिए, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी बढ़ाते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब की दूरी नहीं बदलती है, यह अपरिवर्तित ही रहती है, क्योंकि आँख के समंजन क्षमता जो होती है, उसके कारण नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेते हैं, जिससे वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बनता है। अगला प्रश्न है, 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? इसका आंसर है 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले एक कूलम आवेश को 6 जूल की ऊर्जा दी जाती है, क्योंकि ऊर्जा W बराबर वोल्टेज V इंटू आवेश Q, यह एक सूत्र है। इसके माध्यम से W बराबर 6 वोल्ट इंटू 6 कूलम बराबर 6 जूल। यहाँ पर जो सूत्र है, इससे ऊर्जा J बराबर विभवांतर V इंटू आवेश C अगर लगाते हैं तो गणना करने पर 6 वोल्ट इंटू 1 कूलम बराबर 6 जूल प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? देखिए, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है या नहीं काटती है, क्योंकि यदि वे काटती तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होती, जो कि संभव ही नहीं है। जैसे चुंबकीय सुई होती है, जो केवल एक ही दिशा में संकेत कर सकती है, दो दिशाओं में नहीं करती है। इसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। लघुत्रात्मक का अंतिम प्रश्न है, एक पारितंत्र या इकोसिस्टम में ऊर्जा प्रवाह का आरेख चित्र बनाइए। आरेख चित्र बनाने के लिए हम समझते हैं कि एक पारितंत्र या ऊर्जा सिस्टम जो होता है, वो सूर्य से शुरू होकर उत्पादक यानी कि पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से रासायनिक क्रिया में
बदलकर प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी में स्थानांतरित होती है। हर स्तर पर ऊष्मा का रूप के अंदर कम से कम 10% का ह्रास होता है और यह एक पिरामिड के रूप में दर्शाया जाता है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, सूर्य, उसके बाद में उत्पादक, उसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी है, द्वितीयक उपभोक्ता जो मांसाहारी है। इस प्रकार से ये चेन नीचे चलती रहती है और शीर्ष उपभोक्ता मांसाहारी से होते हुए अपघटक यानी कि बैक्टीरिया या फफूंद पर ख़त्म होती है। इस प्रकार का ये चित्र आपको बनाना है।